सामान्य जन के सफर जीएस जर्नी के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आपसे जो पिछले दिन सवाल पूछा गया था, नीति आयोग के नए कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं, और सही उत्तर है इसका आईएएस अनुराग सिंह। अर्थात ध्यान में रखना है हमको कि अब सीईओ नीति आयोग के हैं अनुराग जैन। अब आज के लिए आपका प्रश्न है कि जंतर मंतर पर अभी हाल ही में जो आंदोलन हो रहे थे नीट पेपर लीक को लेकर के, जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन हो रहे थे, उसमें सोनम वांगचुक ने जो अनशन किया, भूख हड़ताल किया, वह कितने दिनों का था, यानी कितने दिनों का भूख हड़ताल सोनम वांगचुक का था। और अब हम सीधे चलते हैं आज के सवालों पर। जो 10 प्रश्न हैं उनमें पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला कौन सा सदस्य देश बन गया है? विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता AFS को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला भारत कौन सा सदस्य देश बन गया है? 100वां, 115वां, 123वां, 130वां, और इसका सही आंसर है 123वां सदस्य देश भारत बन गया है। जहां तक सवाल है क्या मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का, तो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता पर्यावरण स्थिरता के उद्देश्य पर केंद्रित एक बहुपक्षीय समझौता है। यानी मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता पर्यावरण को ध्यान में रख करके यह, यानी कि उसकी स्थिरता के ऊपर केंद्रित है। यह गैर सूचित और अनियमित मत्स्य पालन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अत्यधिक दोहन वाले मछली भंडारों के लिए दी जाने वाली सब्सिडियों पर प्रतिबंध लगाना है। समुद्री वन्य जीवों को पकड़ने को शामिल इसमें किया गया है, जबकि जलीय कृषि और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। अभी जो वर्तमान में जो समझौते हुए हैं इसकी मेजबानी किया गया स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस स्थान पर विकसित की जा रही भारत की पहली और विश्व की 5वीं नाइट सफारी परियोजना को अंतिम मंजूरी प्रदान की है? यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की पहली नाइट सफारी परियोजना जो भारत की पहली है, विश्व की 5वीं है। आपको बताना है कि मतलब भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने किस स्थान पर इसको अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है। काजीरंगा आरक्षित वन असम, कुकरैल आरक्षित वन लखनऊ उत्तर प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, और सही आंसर है इसका कुकरैल आरक्षित वन लखनऊ उत्तर प्रदेश। एक नजर डालते हैं कि अभी हमने जैसा कि जिक्र किया कि भारत इसके साथ 5वां देश बन गया था। इससे पूर्व के देश कौन कौन है? तो सिंगापुर है, थाईलैंड है, चीन है और इंडोनेशिया है। और सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, इंडोनेशिया के बाद भारत बन गया है 5वां, जिसने नाइट सफारी की शुरुआत किया। और इस सफारी का जो आकर्षण है उसमें एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, घड़ियाल और उड़न गिलहरी जैसे जीव मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र होंगे। अगला सवाल है, हाल ही में पेश की गई भारत की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का नाम क्या रखा गया है? यानी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का नाम रखा गया E200X, स्काई टैक्सी 1.0, वायु जेट 2026 और एरोफ्लाई 360, और सही आंसर है इसका E200X या E200X। E200X भारत की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का नाम है। यानी भारत की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का नाम है E200X। इस E200X को IIT मद्रास समर्थित डीप टेक स्टार्टअप द इप्लेन कंपनी द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। EVTOL यानी इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान है, जो बिना रनवे के हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उड़ान भर सकता है।
और उतर सकता है। व्यावसायिक रूप से लॉन्च होने के बाद शुरुआती चरण वर्ष 2028 तक में इसका उपयोग मुख्य रूप से होगा और एयर एम्बुलेंस सेवाओं के लिए किया जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है, ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए भारत की पहली 100 मेगावाट आवर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और सही आंसर है इसका कि यानी 100 मेगावाट आवर का जो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना है, इसको स्थापित किया जा रहा है गुजरात में। गुजरात का जो खावरा सोलर पार्क है वहां स्थापित किया जा रहा है। इस मेगा परियोजना का स्वामित्व एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड NTPC REL को इसका स्वामित्व दिया गया है और इसके जो मुख्य साझेदार हैं उसमें EPC का जिम्मा बोंडा डंडा इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया गया और तकनीकी पार्टनर के रूप में स्वदेशी स्टार्टअप इलेक्ट्रिक सिस्टम काम कर रहा है। 2027 तक इसे पूरी तरह से लागू करने की योजना है, जिसके बाद अगले 10 वर्षों तक इसका संचालन और रखरखाव किया जाएगा। भारत की पहली ऐसी बड़ी गैर लिथियम बैटरी स्टोरेज प्रणाली है जिसे 100% भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही निर्मित किया जा रहा है। पांचवा सवाल आपके लिए, हाल ही में जुलाई 2026 में भारत के नए उच्च शिक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखिए, भारत के उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, के संजय मूर्ति, नरेश पाल गंगवार और अमित खरे। और सही आंसर है इसका कि नए उच्च शिक्षा सचिव जुलाई 2026 में नियुक्त किए गए हैं नरेश पाल गंगवार। नरेश पाल गंगवार इससे पहले पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। विनीत जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे और पंचायती राज मंत्रालय में सचिव के पद पर विनीत जोशी को स्थानांतरित कर दिया गया है और अब उच्च शिक्षा के जो सचिव हैं उनको बना दिया है नरेंद्र पाल गंगवार को। इनकी नियुक्ति देश में नीट यूजी परीक्षा विवाद और छात्र प्रदर्शनों के बीच प्रशासनिक सुधारों के तहत की गई है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई है? ध्यान में देखिए, भारत और यूरोपीय संघ के व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद TTC का यानी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की जो तीसरी मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक है कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली, ब्रुसेल्स, बर्लिन, पेरिस। और सही आंसर है इसका ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया, जिसकी सह अध्यक्षता भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया और इसमें शामिल थे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संयुक्त रूप से इसमें हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार परिषद की चौथी मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक की मेजबानी 2027 में भारत के नई दिल्ली में होगा। सातवां सवाल है, हाल ही में सिक्किम के नामची जिलों में इस जिले में स्थित किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में संदिग्ध मीथेन गैस रिसाव से दुर्घटना घटी है? और सही आंसर है इसको आप बताना। तीस्ता 6 जल विद्युत परियोजना, रंगीत 3rd परियोजना, जोमो परियोजना, डिकचू परियोजना। और सही आंसर है इसका तीस्ता 6 जल विद्युत परियोजना। यानी तीस्ता 6 जल विद्युत परियोजना में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में संदिग्ध मीथेन गैस रिसाव से दुर्घटना घटी है। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि मीथेन जहरीली नेचर की है। यह सुरंग रामदोरंग सुरंग सिक्किम के नामची जिले में स्थित NHPC की तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है। तीस्ता नदी पर इसे विकसित किया गया 500 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण कार्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। भारतीय आयुध निर्माणी ईसापुर द्वारा निर्मित सुरक्षा बलों की अद्यतक भीड़ नियंत्रक
नियंत्रण प्रणाली पैलेट गन में छड़ों के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाए। सिंपली यह ध्यान में रखेंगे कि पैलेट गन में छड़ों के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग होता है। एल्यूमिनियम, जिंक, तांबा, सीसा, और इसमें यानी पैलेट गन में इस्तेमाल होता है सीसा का। अब सवाल ये उठता है कि पैलेट गन में सीसा का इस्तेमाल क्यों होता है। तो इस सीसा की विशेषता है, पहले तो यह नरम है, उसके बाद देखिए भारी भी है और कम गलनांक वाली धातु है। तो नरम होने के कारण यह गन की बैरल को अंदर से नुकसान नहीं पहुंचाती है, वहीं भारी होने के कारण हवा में इसका प्रक्षेप वक्र और संतुलन सटीक बना रहता है, और छड़ों में शुद्ध लीड या कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में एंटीमनी मिलाकर एक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। जहरीले प्रभाव और आंखों को होने वाले गंभीर नुकसान को देखते हुए हाल के वर्षों में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसके विकल्प के रूप में रबर या प्लास्टिक लेपित छड़ों के उपयोग का भी सुझाव दिया है। यानी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यह सीसा और एंटीमनी के जो मिश्र धातु का जो भी उपयोग हो रहा है यह नहीं होगा पैलेट गन में, और उसके जगह पर यह सुझाव दिया गया है कि रबर और प्लास्टिक लेपित छड़ों का उपयोग किया जाए। अगला सवाल है, हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण विश्लेषण के अनुसार राज्य में मत्स्य उत्पादन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन का विस्तार किया गया। बिहार एक्वा मिशन 2.0, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नीली क्रांति बिहार, और जल जीवन हरियाली मत्स्य विकास। और सही आंसर है इसका बिहार एक्वा मिशन 2.0, जो जल 7 निश्चय 2 का हिस्सा है। यानी यह जो देख रहे हैं वह 7 निश्चय 2 का हिस्सा है, और जल संरक्षण से प्रेरित जल जीवन हरियाली अभियान के साथ मिलकर काम करता है। राज्य में प्राकृतिक रूप से निचले दलदली और जल जमाव वाले चौर क्षेत्रों को मछली पालन के अनुकूल तालाबों में बदलना इसका मुख्य लक्ष्य है। भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह की 5वीं उच्च स्तरीय बैठक जुलाई 2026 में किस भारतीय संस्थान में आयोजित की गई है। ध्यान में रखिए, भू-स्थानिकी प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह की 5वीं उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी 2026 में किस IIT कॉलेज ने किया है। IIT बॉम्बे, IIT तिरुपति, IIT मद्रास और IIT दिल्ली। और सही आंसर है इसका IIT तिरुपति। यह बैठक भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में तिरुपति के IIT तिरुपति के नविष्कर आई हब फाउंडेशन, INTNIFC और IIT मद्रास के जियो स्पेशियल लिविंग लैब के सहयोग से आयोजित की गई थी। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है लचीलापन, यानी जो थीम रखा गया लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, यानी इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित 9 शामिल सदस्य देश मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यानी सब पूर्व के रहे और नए देश के रूप में इन सब देशों ने हिस्सा लिया। और इसके बाद इंडोनेशिया के नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक के माध्यम से तिरुपति अनुशंसाएं 2026 और 2026-2027 के लिए ब्रिक्स कार्य समूह कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी है। और इसमें जो मूल रूप से यूज किया गया है वो भू-स्थानिक डेटा के साझा मानकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देना इसका मूल रूप से उद्देश्य है। यानी आपदा प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, शहरी नियोजन, जलवायु अनुकूलन और रिमोट सेंसिंग में भू-स्थानिक डेटा का साझा करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये थे डेली टॉप 10 के 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज बार के लिए बस इतना ही।